चलिए यार, इसमें एक छोटा सा सेक्शन बच रहा है, बस 5 मिनट का ही है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी तक? नहीं। के शेल, KLMN, ये कहां पढ़ लिया? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है। अच्छा, कोई भी एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, फर्स्ट ऑर्बिट का एक और नाम होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के साथ में एक और नाम होता है के शेल। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं के शेल। सेकेंड ऑर्बिट जो होती है उसको एल, KLM और N ऐसे ऑर्बिट चलती है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब मीनिंग से पता चल रहा है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो के शेल में हो उसको कैप्चर कर लिया जाए। कौन करेगा वो भी देखते हैं। अगर हमारे पास में एक हैवी एटम है, हैवी एटम, हैवी ड्राइवर नहीं, हैवी एटम। हैवी एटम का मतलब जिसका न्यूक्लियस हैवी हो। अच्छा, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, और ये यहां पर इसके पास में ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट को कौन सा शेल बोलते हैं? के शेल। सेकेंड इसमें यहां पर ये एल शेल है। ऐसे और भी होंगे जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, हैवी एटम के न्यूक्लियाई, हैवी एटम। यहां पर हैवी न्यूक्लियाई ये मतलब प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है। अच्छा, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं किसी भी न्यूट्रल में, तो नेगेटिव भी उतना है। लेकिन यहां पर प्लस, और अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये प्लस ये नेगेटिव, प्लस ज्यादा है, एक नेगेटिव तो कम है ना। अच्छा, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव है, लेकिन एक के बारे में बात करूं, इधर तो एक ही नेगेटिव है ना। तो के शेल का इलेक्ट्रॉन हैवी एटम के जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस और माइनस, इधर फोर्स लगेगा, ये इसको खींच लेता है अपने अंदर। लेकिन हैवी एटम के न्यूक्लियाई ये काम करते हैं। इसको हमने बोला के शेल के इलेक्ट्रॉन का कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और जैसे ये यहां से आया, ये यहां से अंदर गया, तो यहां क्या बन जाएगी? वैकेंसी, खाली जगह, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अच्छा, यहां और भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे मजे में, और भी बहुत सारे, हैवी है ना, तो जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव भी होना चाहिए। तो यहां जो खाली है हायर स्टेट, हायर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जहां खाली जगह बनी वहां ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक में भी बताया था हमने, वो फोटोन निकलता है। और ये जो फोटोन निकला, जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में आता है तो फोटोन निकलता है। और ये जो फोटोन होता है, फोटोन तो बहुत सारे हो सकते हैं, कौन से? अल्फा, बीटा, ये फोटोन है। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, EM वेव जो होते हैं वो फोटोन, उनके फोटोन होते हैं। शायद हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक क्वेश्चन जो कराया था कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड में आया था, यानी कि 4 से 3 में। तो जो एनर्जी निकली थी वो किसी सब्सटेंस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर डाली थी। तो जो एनर्जी निकली वो किसकी लाइट थी? वो कौन सी होती? विजिबल, क्योंकि विजिबल ही तो फोटो इलेक्ट्रिक कराता है, लाइट ही तो फोटो इलेक्ट्रिक करवाती है। दूसरे फोटोन नहीं करवाते फोटो इलेक्ट्रिक, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक में फोटो मतलब लाइट गिरनी चाहिए। तो वहां 4 से 3 में जो आया था वो कौन सा फोटोन था? लाइट का फोटोन था। और लाइट का फोटोन ही किसी सरफेस पे गिरकर क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाता है। लेकिन जब हैवी न्यूक्लियाई होता है तो उसके अंदर जो ट्रांजिशन होते हैं, चाहे वो 2 से 3 हो, 2 से 1 हो, चाहे 3 से 2 हो, चाहे 4 से 3 हो, हैवी वाले के अंदर जो ट्रांजिशन होता है, हो सकता है वहां पर एनर्जी ऐसे निकले तो वहां पर जो फोटोन निकलता है वो एक्सरे का फोटोन निकलता है। एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होती है,
ये तुम जब एक्सरे प्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीज आएगी। कभी यहां से यहां हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो जो फोटोन कभी विजिबल का निकलता है, कभी एक्सरे का निकलेगा, कभी रेडियो का निकलेगा। अरे जितनी भी EM वेव होती है ना वो ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ही EM वेव प्रोड्यूस होती है। अब वो जो EM वेव बनी उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग फोटोन होगा। कम एनर्जी तो हो सकता है इंफ्रारेड हो, कभी लाइट का फोटोन हो। ज्यादा एनर्जी, एक्सरे की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए ज्यादा ट्रांजिशन चाहिए। ज्यादा एनर्जी क्यों आई? ये क्या है? हैवी। जब हैवी एटम होता है, हैवी न्यूक्लियाई होता है तो वहां पर ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है और ज्यादा एनर्जी एक्सरे की एनर्जी के ऊपर आ जाती है, इसलिए उस फोटोन को एक्सरे का फोटोन बोल देते हैं। एक्सरे के प्रोडक्शन में ये बात करेंगे जो हमने यहाँ बात की, लेकिन फिलहाल तो कहानी की तरह अगर हम पढ़े, यार हैवी न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, खाली जगह बन गई। खाली जगह बन गई तो यहां पर यार इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आएगा। हायर एनर्जी से यहां आया तो हायर से लोअर में आया तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो फोटोन के फॉर्म में निकली। वो फोटोन की एनर्जी एक्सरे की एनर्जी के इक्विवेलेंट आई तो उसको बोल दिया एक्सरे का फोटोन। यानी कि के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक चीज तो ये पता चली। दूसरी चीज ये है कि यार ये जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है ये पॉजिटिव बीटा जो होता है, पॉजिटिव बीटा का एक और नाम था पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन इमिशन की तरह होता है। क्यों होता है पॉजिट्रॉन इमिशन की तरह? यार ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर चला गया और अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक तो होगा कम से कम, हेवी है तो बहुत सारे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो जब मिलकर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस और माइनस न्यूट्रल। यार ये न्यूट्रल बन गया। यार नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव में, न्यूट्रल बन गया। यानी कि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन। यार प्लस जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा डीके होता है? पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है। यार कुछ सोच के देखो, ये पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों साइड प्लस प्लस होना चाहिए तो इधर प्लस है प्रोटॉन तो इधर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बीटा पॉजिटिव। तो एक तरह से जब प्रोटॉन जो अंदर थे बहुत सारे, उसमें से एक प्रोटॉन में जब इलेक्ट्रॉन मिला तो ये क्या बन गया? न्यूट्रल। यानी कि प्रोटॉन बन गया न्यूट्रल। तो प्रोटॉन न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। पी एन में जा रहा है, एन पी में जाता है तो बीटा एमिशन होता है। लेकिन इस वाले एमिशन में पी में इलेक्ट्रॉन आया तो न्यूट्रल बना। इस वाले ये एमिशन किसकी तरह है? यार पी जब एन में आता है तो बीटा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिट्रॉन एमिशन की तरह है। ये डायग्राम बनाओ और साइड में कहानी लिखो फटाफट। ये जो लिख रहे हैं तो मैं लिखाऊंगा अभी। लिखे न्यूक्लियाई ऑफ heavy atoms, nuclei of heavy atoms strongly attract electron of K shell। K shell के साथ में ब्रैकेट में लिख देना फर्स्ट ऑर्बिट। strongly attract electron of K shell। It is known as K electron capture। This create cavity in, this create vacancy in, this create vacancy in K shell। Electron takes transition from higher orbit to this vacancy। इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग से बताओ तो काम हो रहा था, उसके बाद मैं वापस बोल रहा हूं ना। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर, इलेक्ट्रॉन टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू दिस वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन्स टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू दिस वैकेंसी एंड emits X-ray photon and emits X-ray photon। यानी कि एक्सरे प्रोडक्शन हो गया इसमें। नेक्स्ट लाइन में लिखे दिस कैप्चर इज सिमिलर टू पॉजिट्रॉन डीके।
पॉजिट्रॉन डीके मतलब पॉजिटिव बीटा डीके। देखें, अच्छा हम जो ये लिखते हैं, ये X, ये A और ये Z, ये न्यूक्लियस के लिए लिखते हैं, न्यूक्लियस के लिए लिखते हैं हम, ये न्यूक्लियस के लिए है। इस न्यूक्लियस के अंदर बाहर से क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास 0, चार्ज -1। तो यहां से ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो Y मान लिया। ये A में कोई चेंज नहीं, Z कितना आ जाएगा? Z -1, यही हो जाएगा। और साथ में अच्छा ये पॉजिटिव क्या निकला यहां से? इलेक्ट्रॉन आया, तो एक तरह से पॉजिट्रॉन आया क्या? पॉजिट्रॉन निकला या फिर नेगेटिव बीटा? और पॉजिट्रॉन में एक और चीज निकलती है साथ में, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एक चीज क्या निकली है? गामा एक्सरे फोटोन, ये भी तो निकला है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। क्या पॉजिटिव बीटा में ही जब पॉजिटिव बीटा निकलता है तो Z -1 हो जाता है? क्योंकि प्लस निकल गया तो प्लस कम हो जाएगा, तो ये वही तो चीज बन गई। अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो इसमें प्लस कम हो जाएगा, इसलिए वहां -1 कर देते थे, ये वही सिमिलर हो गया। तो ये पॉजिट्रॉन डीके की तरह है। ये हुआ हमारा पार्ट खत्म। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। इस वाले चैप्टर के अंदर अच्छा हमने रेडियो एक्टिविटी में दो तरह की चीज पढ़ी थी, एक तो स्पॉन्टेनियस और एक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन वर्ड पढ़ा। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अनस्टेबल होगा वो अपने आप इमिट कर रहा है, तो वो रेडियो एक्टिविटी कह दिया उसको। और एक होता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, जिसमें कुछ फेंक के मारा, प्रोजेक्टाइल कुछ फेंक के मारा, तो वो है जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन फेंक के मारा तो वो टूट रहा है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिशन, और उससे पहले भी कुछ चीजें, आइंस्टीन की रिलेटेड कुछ चीजें, एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजें। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वो हमने पहले ही पढ़ लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस लिखा हमने A, Z सबको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रल में ये वाली वैल्यू प्रोटॉन की सेम होती है। ए क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। ये किस किस के सम होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ये अगर न्यूक्लियस है तो नहीं होना चाहिए, एटम है तो होना चाहिए, लेकिन एटम में भी इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। अभी एक डाउट वापस से इस पर आऊंगा, ध्यान से सुन, वापस से आएंगे हम इस पर भी थोड़ी देर बाद। अच्छा न्यूक्लियस की साइज बताया था हमने, साइज छोटा हो गया तो 10⁻⁻15 मीटर यानी कि 1 फर्मी, और एटम की 10⁻, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। ये छोटा है, ये बड़ा है। न्यूक्लियस के अंदर फोर्स कौन कौन से सब पता है? कौन कौन से फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा वाला है? रिपल्शन, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो। और न्यूक्लियर फोर्स होगा, लेकिन वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है क्या? हाँ। अच्छा न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन? डिपेंड्स ऑन सेपरेशन। स्पिन पे डिपेंड करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से किस पे बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स दोनों में किस पे ज्यादा होगा? सेम, क्योंकि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन स्पिन के अकॉर्डिंग हो सकता है अलग अलग। अभी तो फिलहाल ये पता है। अच्छा हमें साइज पता चल गया न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। पहले पिछले चैप्टर में भी न्यूक्लियस से इमिशन करवाया था, लेकिन वो अल्फा बीटा गामा जो करवाया था, और साथ में हमने इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का 2 पार्ट के अंदर पढ़ा है पिछला चैप्टर। एक तो पार्टिकल का इमिशन करवाना, फिर रेडियो एक्टिविटी पे कितने टाइम में क्या हाफ लाइफ, और ये कितने टाइम पे कितने रह जाएंगे, एक्टिविटी क्या होगी, मास क्या होगी, ये 2 पार्ट के अंदर वो चैप्टर था। ये वाला सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें न्यूक्लियस की साइज के बारे में डिटेल में जाना है। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ चीजें, पहला रेडियस।
साइज है तो कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगी। तो न्यूक्लियस की जो साइज होती है रेडियस, वो उसका एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर मतलब ए। अरे जितना ज्यादा ए होगा, ए ज्यादा मतलब ए मतलब न्यूक्लियस, किसी में 10 न्यूक्लियन है और किसी में 100 है, तो 100 को रखने के लिए जगह ज्यादा होनी चाहिए, तो उसकी रेडियस ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, मास ज्यादा। किसी में 10 ही न्यूक्लियन हुए तो कम जगह में आ जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो सेम ही है ना हर एक के लिए, बस वो ज्यादा नंबर है तो ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा रेडियस चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा मास आएगा। तो यार ये जो आर होता है वो ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो सबके चेक किए गए हैं, क्या वो a की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट r0 लिख दिया। ये सबके लिए फिक्स था। ये जो r0 होता है इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी, यानी कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर, देख लो न्यूक्लियर की साइज की। ये जिसका ए ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जिसका ए कम होगा उसकी रेडियस कम होने वाली। ये हमने बात कर ली है रेडियस पे। एक साथ काम करेंगे क्वेश्चंस का, वरना पता है मजा नहीं आएगा। तो रेडियस जो है वो ए जो होता है, जैसे लिथियम कितना होता है लिथियम में, ए की वैल्यू हाँ मैं 8 लिख देता था, 7 है, और एक है 7 का छोड़ो, एक 56 ले लेते हैं। एक है 7 और एक है, अच्छा 56 किसका होता है, आयरन 56 बायो में पढ़ा होगा, बायो में नहीं पढ़ा, कैंसर वैंसर के इलाज आ रहा है रास्ते में। एक है एक मैंने न्यूक्लियस लिया लिथियम का जिसका ए है 7, एक आयरन लिया जिसका है 56। कितने टाइम्स ज्यादा है, 7 और 56, 8 टाइम्स। तो ये 8 टाइम्स हो गया, तो 8 टाइम्स की पावर 1/3 कितना होगा, 2 टाइम्स, मतलब रेडियस 2 टाइम्स। आयरन की रेडियस लिथियम की रेडियस से डबल हो, ये ए से निकाला जा सकता है। ठीक है, आएंगे उस पर क्वेश्चन पे करेंगे। और न जाने कि लगभग अगर तुम सिर्फ रेडियस पे क्वेश्चन देखो नीट में या जेईई मेंस में, तो लगभग 5 या 6 बार सिर्फ इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 15 साल में। 5 या 6 बार रेडियस पे क्वेश्चन आए। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, वो कट ऑफ बढ़ा देते हैं फालतू, लेकिन कुछ तो होते हैं उसमें भी अच्छे कर लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं। ये तो हो गया रेडियस का। अच्छा रेडियस आ गया, वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या, अरे वॉल्यूम न्यूक्लियस का कैसे निकालोगे, 4/f स्फेरिकल मानोगे तो इसमें ए पॉइंट दिया था, ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ले लेते, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम क्या 4/3 पाई r³, क्या r³ की वैल्यू r0 a टू द पावर 1/3 का क्यूब। तो यहां से वॉल्यूम जो आएगा r0³ a, क्या ये पूरा कांस्टेंट है, 4/3 पाई, और r0 1.2 फर्मी, वो सबके लिए सेम है, तो सबके लिए ये अलग होगा। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, a के, तो ये लो वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मास के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक यूनिट पढ़ी कभी, AMU, मोल कंसेप्ट पढ़ा है, बस वही पढ़ा है। AMU की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं AMU, 1/, हमने न्यूक्लियस की रेडियस निकाला, न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकाला, अब थर्ड है मास ऑफ न्यूक्लियस। वैसे तो पता है, लेकिन वो आता कैसे है वो देख लेते हैं। हमें पता है AMU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ये होता है 1/,
एन है। अच्छा 1/n है मतलब 6.023 इंटू 10, ये तो खून में आ चुका होगा अब तुम्हारे। 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम या फिर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये एक AMU है। क्या मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बता सकते हो? मास ऑफ प्रोटॉन m इंटू पी। क्या वो 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है? yes. और मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है क्या? मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है क्या? ये न्यूट्रॉन कितना आएगा? 1.675, ये आ जाएगा माइनस। क्या में वैसे तो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। इसकी जो वैल्यू होती है ना एग्जैक्ट, जब न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे जाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, कैलकुलेशन बहुत अच्छी आने वाली इस चैप्टर में। कैलकुलेशन कैसे आएगी? ऐसे दिया जाएगा, ये इनटू अप्रोक्सीमेशन, सभी साथ चलता है, सारे ऑप्शन से होता है, हर क्वेश्चन में ऐसे होता है। लेकिन हाँ सब में कंसेप्ट सेम लगता है, कुछ अलग नहीं लगता है। इनटू इसको बोला जाएगा इससे, वही आएगा। सो 4 ऑप्शन है ना, वो सब तुम्हें फिर वही लगेंगे, सब एक जैसे लगेंगे। कंसेप्ट इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है इसमें। ये लगभग, वैसे तो ये 1.0087 समथिंग और ये 1.0085 ऐसा होता है, ये 85 होता है, ये 87 होता है, लेकिन हम तो लगभग कितना ले लें? 1 AMU, 1 AMU लगभग बराबर ही तो है। मुझे किसका मास चाहिए? न्यूक्लियस का। अच्छा न्यूक्लियस में कौन कौन है? मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये M, उसमें प्रोटॉन है, तो क्या मैं लिख दूं मास ऑफ प्रोटॉन? कितने प्रोटॉन है? Z। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? A माइनस Z, A माइनस Z। क्या मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर ही है? तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या इसको ऐसा कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया वो एक ही चीज रख देते हैं यहां पर, प्लस A माइनस Z। न्यूट्रॉन की जगह किसका मास? प्रोटॉन का। लो ZMP माइनस ZMP कैंसिल, क्या बचेगा? A इंटू MP। और प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है? 1 AMU। तो यहां से हमारे पास में जो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या आ गया? AMU। इसलिए तो हमने जो सबसे पहला लिखा था ये, तो मुझे बोलते ना ये एटॉमिक मास नंबर, ये A पूरा इसी को बोल देते हैं, ये A जो है वो AMU में। ऑब्वियसली बात है, इस सबको दिमाग में ये आता है कि यार ये तो मास बोल रहे हैं लेकिन ये तो नंबर है, ये मास और नंबर इक्वल कैसे कर दिए? नहीं सोचा होगा, सोचना आना चाहिए कि ये तो मास है और ये नंबर कैसे है? क्योंकि इसका एक का मास 1 AMU, इसका एक का मास 1 AMU, तो जितने भी होंगे उससे जो मास आएगा वो उतने AMU। कितने AMU? A AMU। वो मास ऐसे आता है, इसलिए एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं कि जितना नंबर होगा उतना ही मास हो जाएगा। अगर किसी का A की वैल्यू 10 है तो 10 AMU उसका मास है, क्योंकि एक का मास 1 AMU है, एक न्यूक्लियन का मास 1 AMU है, तो ऐसे 10 हो, 20 हो, 40 हो तो उतने AMU हो जाएगा। इसलिए वो A की वैल्यू नंबर्स के इक्वल आ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिखो न्यूक्लियस की साइज पहले से पता थी, रेडियस देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, मास देख लिया। मास जो होता है वो AMU के फॉर्म में AMU ही आता है। परमजीत कौन है? स्नेहाजीत। So yesterday you told to check notebook of स्नेहाजीत। ये क्या चिट्ठी आई है? आधी जनता तो इस बात में कंफ्यूज हो रही कहां से स्टार्ट करना है। यहां से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए बोला था मॉड्यूल के, किए? डाउट हो रहे हैं? नहीं इजी होंगे। बहन हो गई गृहस्थी की बातें, छोटी पकड़ के घुमा रही है उसको।
ध्यान रखना पीछे वाले के पास कैंची है। न्यूक्लियस की साइज के बारे में बात कर रहे हैं। साइज बता दिया, रेडियस पता चल गया। रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है? a टू द पावर 1/3। वॉल्यूम a पर। मास पता चल गया जो a है, और हर एक में a आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट इस पे न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो फिर डेंसिटी निकाल लो यार उसमें क्या। तो डेंसिटी जो है रू कैसे आता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है? AAMU न्यूक्लियस का। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई R0 A। ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 अपॉन, क्या सारी वैल्यूज पता है? इसको सॉल्व करो। 2.4 इंटू 10 टू द पावर 17 मास पर वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा? ऑर्डर ऑफ डेंसिटी याद नहीं रखनी। 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब आया। अच्छा, सीजीएस में क्या आएगा? 10 टू द पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चेंज करके देख लो, कुछ नहीं। क्या डेंसिटी ए पर डिपेंड कर रहा है नहीं? कांस्टेंट नंबर आया, ये तो कैंसिल हो गया। दुनिया भर में कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, कोई सा भी, सबके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है, ए पे डिपेंड नहीं करता। इस ऑर्डर की होती है, किसी के लिए भी। रेडियस अलग होगी, ए पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम अलग होगा, ए पे डिपेंड कर रहा है। मास अलग होगा, ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियर अलग है, ए पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन डेंसिटी सबकी सेम होती है। कोई सा भी न्यूक्लियस ले लो, कोई से भी एटम के न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी। यार कम न्यूक्लियन कम जगह में रहेंगे, ज्यादा न्यूक्लियन ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन डेंसिटी सेम है। हाँ, ज्यादा न्यूक्लियन कम जगह में भर दो तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन वो ज्यादा न्यूक्लियन के अकॉर्डिंग रेडियस और वॉल्यूम भी तो ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी सेम। लिखो, क्वेश्चन करेंगे। मेरी तेरा फेवरेट वर्ड है क्या? नहीं। गलत जगह यूज मत करना, शादी कभी नहीं होगी। नहीं, रिश्ते वाले हैं। नहीं। पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रेडियस of iron 56 is small r. Then find out nuclear radius of lithium 7. Then find out nuclear radius of lithium 7. हाँ, लिथियम की रेडियस ज्यादा होगी यार। रेडियस न्यूक्लियस की किस बात पर डिपेंड करती है? a टू द पावर 1/3। तो आयरन के लिए R1 और ये R2 इक्वल्स टू A1 अपॉन a टू द पावर 1/3। तो पहले आयरन 56 ले ले, दूसरे वाले का 7। ये कितना आएगा? ये कितना है? ये R, ये स्मॉल r और ये R2। ये कितना है? 56/7 कितना आएगा? 8 की पावर 1/3। तो R2 की वैल्यू R बाय, यार ये क्या होता है? पता है इसका एटॉमिक मास नंबर? आयरन का नहीं पता था। फाइंड आउट, अच्छा वो पहले लिखोगे। फाइंड आउट एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस whose radius is half of that of germanium 72। रेडियस के बारे में चल रहा है काम, तो वो तो एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। पहले वाले की रेडियस अगर r लिया इसकी, तो दूसरे वाले के लिए क्या लूं? r/2। पहले वाले के लिए r है, दूसरे के लिए वाले के लिए r/2। तो मुझे क्या बताना है? जिसके लिए r/2 है उसके लिए a मान लें, और पहले वाले के लिए जिसके लिए r दिया हुआ उसके लिए 72 की पावर 1/3।
अच्छा ये ऊपर जाएगा 2 और फिर ये 2 जाने के बाद दोनों तरफ क्यूब कर दे तो ये इधर आ जाएगा 72/8। ये कितना आ जाएगा 872। अरे मैथ है यार। ए की वैल्यू 9, एटॉमिक मास नंबर उसका 9 था। नेक्स्ट, जो 5 बार क्वेश्चन मैंने बोला था कि 5 बार रेडियस पे क्वेश्चन है, उसमें 3 बार ये वाला आया था, ये वैल्यू सेम वैल्यू लिखे। इफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 सामने लिखा हुआ है ZXA 13 एल्यूमिनियम 27 is 3.6 Fermi. Then find out nuclear radius of, इसको क्या बोलते हैं? टिल्लू क्या? टिल्लू। Then find out nuclear radius of tellurium 125. आ गई वापस। गाड़ी पीछे लगवाओ यार, धुल जाएगी। कितना है? रेडियस का गेम चल रहा है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। पहले वाले की रेडियस 3.6 है, ये आएगा 1.2, तो r की वैल्यू 6। न जाने कितनी बार आया। लास्ट क्वेश्चन इस पर बढ़े आगे। फाइंड आउट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ a टू द पावर 0। तो डेंसिटी दोनों के लिए सेम ही होगा। 10 टू द पावर 17 का ऑर्डर होगा SI में, तो 10 टू पावर 17 अपॉन 10 टू द पावर 17, वैल्यू 2.4 भी सेम, इसलिए बन इंडिपेंडेंट ऑफ a। ये हमने इसका साइज वाला पोर्शन कंप्लीट किया। कल एनर्जी वाला पार्ट करेंगे इसमें।